देखिए, पिछले टर्न पर हम लोगों ने कुछ सैंपल टॉपिक्स पढ़े थे इतिहास के। तो 5 टॉपिक थे, तो 5 टॉपिक एज़ ए सैंपल हम लोगों ने इतिहास के पढ़ लिए थे पेपर 5 के। अब आगे बढ़ते हैं इसके। तो यूनिट 5 पर आते हैं। यूनिट 5 का एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये 2023 में 12 नंबर का आया भी है। तो इसकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसको समझते हैं। ये सामाजिक मुद्दे का सवाल है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के समाज का प्रश्न इसने बनाया हुआ काफ़ी ठीक-ठाक हो। तो इसको देख के आप लोग डरते होंगे। देखिए इसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री किस तरह से क्या वो पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को सीमित करते हैं? विवेचना कीजिए या विश्लेषण कीजिए। अब जाति पदानुक्रम क्या है? पद माने होता सीढ़ी, जाति माने जाति, पद माने सीढ़ी, अनुक्रम माने सीढ़ियों का क्रम। तो जाति व्यवस्था की सीढ़ी नुमा संरचना को हम जाति पदानुक्रम कहते हैं। कैसे सीढ़ी नुमा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं तो इस जाति व्यवस्था की जो सबसे ऊपर शीर्ष स्थान है वहां कौन बैठा रहता है? सवर्ण जाति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ये सीढ़ी एक हो गई। उसके जब और आप नीचे उतरते हैं तो 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वहां हो गए जिनको सवर्ण जातियां कहा जाता है। जब और नीचे उतरते हैं तो अन्य पिछड़ी जातियां हमें मिलती हैं। वर्ण व्यवस्था में इनको शूद्र कहा जाता है। शूद्र का अर्थ सबसे ज्यादा गंभीर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में सुनना चाहे सुन लीजिए। शूद्र का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के दुख को देखकर तुरंत दुखी होता है और उसकी सहायता करने दौड़ पड़ता है। तो ये अर्थ होता है शूद्र का, जैसे बहुत लोग उस तरह से। तो ये शूद्र जातियां हैं। तो ये मध्यम और निम्न मध्यम जातियां इनको कहा। और उसके बाद फिर सीढ़ी उतर जाइए आप तो सबसे निचली सीढ़ी पर कौन है? अनुसूचित जातियां हैं। वे जातियां हैं जिन पर जाति व्यवस्था का कलंक थोपा जाता था। तो इस तरह देखिए जाति व्यवस्था की जो संरचना है वो स्वयं सीढ़ी नुमा है। ऐसी जाति व्यवस्था की संरचना को जाति पदानुक्रम भी कह दिया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जाति की जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है उसमें जैसे हम ऊपर से नीचे उतरते जाते हैं संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच कम होती चली जाती है। इसके साथ एक और टॉपिक उसने जोड़ दिया, शक्ति संरचना। अब इसको देखिए, ये क्या होती है? शक्ति। शक्ति क्या है? यहाँ शक्ति से आशय कोई ये ट्रेन और मतलब बाइक और कार की शक्ति कोई भौतिक शक्ति नहीं है। यहाँ शक्ति से आशय क्या है? सामाजिक शक्ति, क्योंकि समाज की हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ शक्ति से आशय उस कारक से है जिसकी उपस्थिति के कारण इसका धारक वो व्यक्ति हो सकता है, वो समूह हो सकता है। व्यक्ति माने व्यक्ति शक्तिशाली होते, समूह माने जाति का एक समूह है, पूरी जाति शक्तिशाली हो सकती है। जिसका धारक व्यक्ति या समूह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य और आचरण करने के लिए बाध्य करता है। देख रहे हैं ना, शक्ति का मतलब एक कारक है जो कुछ व्यक्तियों और समूहों के अंदर उपस्थित है। इसी कारक की उपस्थिति के कारण जो व्यक्ति और समूह दूसरों को अपनी माने धारक की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। जो शक्तिशाली है, गांव में सामने से कोई आ रहा है तो उसे पूछता कहाँ जा रहे हो, तो कह रहा पश्चिम जा रहे हैं। तो कहते ना पूरब जाओ, तो हम पश्चिम जाए तो अभी बताएं तो हम। अब वो व्यक्ति जो धारक है उसने कहा कि पूर्व जाइए, तो उसकी इच्छा है धारक की कि पूरब जाए, और जो जा रहा है उसकी इच्छा की पश्चिम जाए। लेकिन यह शक्ति ही है कि बहुत सोच समझ के फिर वो अपना पूरब जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये कह रहा है पूरब जाइए, अगर हम पश्चिम गए तो इसके परिणाम क्या होंगे। ये है शक्ति। शक्ति की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है जो किसी प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करती। अब यहाँ बात की जा रही शक्ति संरचना की। अब देखिए, जो सामाजिक शक्ति है इसके प्रयोग के लिए कम से कम 2 पक्षों का होना अनिवार्य है। कैसे? भाई अभी मैंने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति शक्तिशाली और दूसरा शक्तिहीन व्यक्ति उसके सामने आया और पश्चिम जा रहा था शक्तिहीन, धारक ने कहा पूरब जाइए तो पूरब चला गया। 2 पक्ष है कि नहीं? अब यहाँ पर स्थिति ये कि ये सामाजिक शक्ति है।
अगर किसी समूह में या गांव में अगर सबके सब शक्तिशाली है, कोई शक्तिहीन नहीं है, तो शक्ति का प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक शक्तिशाली दूसरे को आदेश देगा, दूसरा भी शक्तिशाली उस आदेश को नहीं मानेगा, केवल शक्ति का टक्कर होगी, शक्ति का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसी तरह कल्पना कीजिए, अगर कहीं सबके सब शक्तिहीन है, तो शक्ति का प्रयोग करेगा कौन, क्योंकि कोई शक्तिशाली है ही नहीं। तो शक्ति के उपयोग के लिए आवश्यक है कि शासक भी हो और शासित भी हो, तभी शासक शासित के ऊपर शक्ति का उपयोग कर पाएगा, अर्थात शक्ति संबंध स्थापित कर पाएगा। जैसे सामाजिक संबंध होते हैं, वैसे शक्ति संबंध होते हैं, जो शासक और अर्थात शक्तिशाली और शक्तिहीनों के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है, जो शक्तिशाली है वो सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में होता है, जो उससे कम शक्तिशाली हो कम लाभ की स्थिति में होता है, जो सबसे कम शक्तिशाली या सबसे ज्यादा शक्तिहीन है और सबसे ज्यादा हानि की स्थिति में होता है। ये सामाजिक शक्तियां भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे आप देखिए, परंपरा की शक्ति, गांव में सास एक मुखिया सास होती है, जो सबसे चुड़ैल टाइप सास होती है। सामान्य जो सासें हैं अपने अपने परिवारों की, वो उसी की चेली होती हैं, उस मुखिया सास की, उसी के दरबार में हाजिरी लगाती, जाके उसके पैर छूती हैं और सास के गुण धर्म सब उससे सीखती हैं, और फिर सब सीख के आती हैं तो अपनी अपनी बहुओं पर अत्याचार करती हैं। तो देख रहे हैं, सबसे शक्तिशाली कौन हुई, बुढ़िया सास। उससे शक्तिशाली कौन हो गई, घर वाली सास। सबसे शक्तिहीन कौन है, बहू। देख रहे हैं, उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध घूंघट मारने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ढेर सारे दुर्वचन कहे जा सकते हैं, और बहू तुर्की बतुर्की जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि परंपराएं उसको ऐसा करने से रोकती है। तो देख रहे हैं, उस सासों के पास क्या है, परंपरा की शक्ति है। इसी तरह पुजारी को देखिए, वो मंदिर में अपना बैठा हुआ पूजा करता रहता है, अगर उसको आप 2 थप्पड़ मारिए तो शारीरिक शक्ति नहीं है उसके पास, संख्या की शक्ति नहीं है। अब वो रो के कह देगा कि तुमने मुझे बिना मतलब थप्पड़ मारे हैं, अब 1 हफ्ते में भगवान तुम्हें मजा चखाएगा। अगर आप धर्म भीरू हैं तो रात में आपको नींद नहीं आएगी, किसी भी कारण से कोई अनिष्ट आपका हो जाए तो तुरंत आपका यही होगा कि मैंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया, और आप जाके पुजारी के पैर पकड़ेंगे कि जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी। ये क्या है? ये धार्मिक शक्ति है। इसी तरह गांव में तांत्रिक रहता है, उसको लोग थर थर कांपते हैं। ये क्या है, उसकी वही शक्तियां हैं, उसकी परालौकिक शक्तियां हैं जिनसे लोग भय खाते हैं। जमींदार है, वो क्या है, जमीन है उसके पास, वो भूस्वामी है, वो भूमि की शक्ति है। भूमि क्या है, संसाधन है, उसकी शक्ति। साहूकार है, वो लोगों को क्या उधार देता है, तो उसके पास क्या है, वित्त की शक्ति है। देख रहे हैं ना। तो इस तरह से गांव में या ग्रामीण समाज में, ग्रामीण क्षेत्र में ढेर सारे तरह के शक्ति संबंध लोगों के बीच पाए जाते हैं। इन्हीं विविध प्रकार के शक्ति संबंधों का जो पूरा पूरा पैटर्न या विन्यास उस समुदाय या गांव पर, उसको हम शक्ति संरचना कहते हैं। यहाँ मुख्यतः भौतिक शक्ति की बात की गई है। वो संख्या, भौतिक शक्ति किस तरह से होती है, आर्थिक शक्ति होती है, संसाधनों की शक्ति होती है, और जनसंख्या की शक्ति। तो देखिए इसको, देखते। तो ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करते हैं, विवेचना कीजिए। तो इसमें पहले छोटी सी हम प्रस्तावना दे देंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि भूमि है, वो आय का या जीवन यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और एकल संसाधन है। किंतु हमारा दुर्भाग्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि भूमि का वितरण है, वो एक समान नहीं है, बहुत ढेर सारी उसमें असमानता है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में आय का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व एकल संसाधन कृषि भूमि है, या कृषि भूमि है, या कृषि भूमि का संसाधन है। किंतु इसका वितरण एक समान नहीं है, अर्थात इसका वितरण असमान है। किस तरह असमान है? गांव, किसी भी गांव में अधिकांश जो कृषि भूमि है, उसका स्वामित्व सवर्ण जातियों के पास होता है। सबसे ज्यादा भू स्वामित्व वाली जो जातियां हैं, वो जाट है, भूमिहार हैं, राजपूत है। इनके पास सबसे अधिक भू स्वामित्व हुआ करता है।
आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली होती हैं ये इसीलिए, राजनैतिक रूप से जागरूक है, संगठित इसलिए राजनैतिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। तो आर्थिक रूप से शक्तिशाली है सबसे ज़्यादा, राजनैतिक रूप से शक्तिशाली है सबसे ज़्यादा, और जाति व्यवस्था के उच्चतम पायदान पर भी बैठी हुई है ये। इसीलिए इनकी पहुंच संसाधनों तक सबसे ज्यादा, किन संसाधनों तक? आय का ऊंचा स्तर, अच्छी शिक्षा, ये सब संसाधन। आय का ऊंचा स्तर है क्या? संसाधन है। अच्छी शिक्षा तक पहुंच, ये भी संसाधन है। अच्छे स्वास्थ्य तक पहुंच, ये भी संसाधन है। ये सर्वाधिक इनके पास उपलब्ध होता है। अत्यधिक जागरूकता के कारण अवसरों को पहचानने और उनका लाभ लेने की जो क्षमता और योग्यता है, ये सबसे ज्यादा इन्हीं में पाई जाती है। तो यही बात कही जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जो भू स्वामित्व है वो सबसे ज्यादा सवर्ण जातियों के पास है। जाट, राजपूत, भूमिहार आदि जातियां, गांव के अधिकांश जो भू स्वामित्व इन जातियों के पास है। ये जातियां राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी जागरूक और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जाति व्यवस्था के उच्चतम पायदान पर है। इसीलिए संसाधनों तक इनकी पहुंच सर्वाधिक है। कौन संसाधन? आय का ऊंचा स्तर, अच्छी शिक्षा तक पहुंच, अच्छे स्वास्थ्य तक पहुंच इनका सर्वाधिक है। इसीलिए ये अवसरों को सर्वाधिक बारीकी से पहचान लेते हैं और अपनी जागरूकता के बल पर इन अवसरों का सर्वाधिक लाभ लेने में सक्षम। ओके, यस। अब ये तो होगा, शीर्ष हो गया कि शक्ति संरचना में जो सबसे ऊपर है वो संसाधनों और अवसरों तक उसकी पहुंच सबसे ज्यादा। अब इसके जब हम जाति व्यवस्था में और नीचे उतरते हैं तो इसमें मध्य स्तर पर अन्य पिछड़ी और निम्न पिछड़ी जातियां, ये जातियां छोटे और सीमांत किसान। छोटे किसान माने बहुत कम भूमि, 1-2 हेक्टेयर हो। सीमांत किसान का क्या मतलब? मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है इनको। तो सीमांत किसान का मतलब है बिल्कुल इससे छोटा और कोई किसान हो नहीं सकता। इस सीमा, किसानी की सीमा का अंत है ये। वास्तविक अगर देसी भाषा में कहा जाए तो किसान क्या है? किसान के नाम पर कलंक ही है। कैसे? जिनको सीमांत किसान कहा जाता है। अगर अपना पूरा परिवार लेके जाए और सब लेट जाए अपने खेत में तो पैर खेत के बाहर निकल जाएंगे, मतलब इतना छोटा प्लाट होता है इसके। ये वास्तव में सीमांत किसान पैदा कैसे हुए? सरकार ने भूमि सुधार के फलस्वरूप छोटे छोटे पट्टे कृषि मजदूरों को दिए और उससे वो सीमांत किसान हो गए। वास्तव में क्या स्थिति है? ये अभी भी कृषि मजदूरी ही करते हैं, कृषि मजदूरी से ही इनका जीवन यापन होता है। हाँ, छोटा सा प्लाट भी इनको मिल गया है तो उसमें कुछ अपना उपज हो जाती है, इतनी भी नहीं होती है। साल भर का अनाज भंडार भी इनका परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता। हाँ, 7-8 महीने के लिए अनाज इनको मिल जाता है। तो पहले से स्थिति भले ही बेहतर इनकी हुई है। अब जीवन यापन इनका कैसे होता है? ये जो मध्य और निम्न मध्य जातियां हैं, ये क्या करती हैं? गांव के जो भूस्वामी हैं उनसे किराए पर भूमि लेती हैं और किराए पर भूमि लेकर उस पर कृषि करती हैं, अपनी लागत लगाती हैं, अपना परिश्रम करती हैं, लेकिन आय का इनके अधिकांश भाग भूमि का किराया देने में ही चला जाता है। इसलिए इनकी इनकम ही बहुत कम रह जाती है। राजनैतिक रूप से ये उतना जागरूक नहीं है तो राजनैतिक रूप से भी कम शक्तिशाली है। आर्थिक रूप से इनकी जो आमदनी है वो कम हो जाती है तो आर्थिक रूप से भी उतना सशक्त नहीं है। तो देख रहे हैं जैसे हम पायदान नीचे उतरे। तो जब जागरूक नहीं है, राजनैतिक रूप से उतना शक्तिशाली नहीं है, आर्थिक रूप से उतना शक्तिशाली नहीं है, तब क्या? संसाधनों तक इनकी जो पहुंच है वो भी सवर्ण जातियों की तुलना में बहुत कम है। क्या? आय का ऊंचा स्तर, जब किराए देने में आमदनी चली गई तो ऊंचा स्तर कहां से होगा? अच्छी शिक्षा तक पहुंच वो भी खर्चीली है तो वो भी उतनी नहीं हो पाती। अच्छे स्वास्थ्य तक पहुंच वो भी खर्चीला है, वो भी उतना नहीं हो पाता। तो संसाधनों तक पहुंच इनकी कम है। जागरूकता की कमी के कारण ये अवसरों को पहचानने और उनका लाभ लेने भी उतना सक्षम नहीं है जितनी सशक्त जातियां हैं ऊपर वाली। तो देख रहे हैं ना, नीचे कम हो गए। यही बात कि मध्य स्तर पर पिछड़ी और निम्न पिछड़ी जातियां हैं, ये छोटी छोटी भूमि है, बटाईदार जातियां हैं।
छोटी छोटी भूमि इनके पास है, ये लघु और सीमांत किसान है। गांव के बड़े भूस्वामियों से भूमि को किराए पर लेके कृषि करते हैं और इनकी आय का अधिकांश भाग भूमि किराया देने में चला जाता है। राजनीतिक रूप से भी ये उतने जागरूक और संगठित नहीं है, तो आर्थिक दृष्टि से भी उतने शक्तिशाली नहीं है और राजनीतिक रूप से भी वो शक्तिशाली नहीं है। इसीलिए संसाधनों जैसे आय का ऊंचा स्तर, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य तक पहुंच शक्तिशाली जातियों की तुलना में बहुत कम है। इसीलिए जागरूकता के कमी के कारण अवसरों को पहचानने और उनका लाभ लेने की जो इनकी क्षमता या पहुंच है वो भी कम है। तो जब नीचे उतरे तो कम हो। अब नीचे आइए। जाति पदानुक्रम या जाति की सीढ़ीनुमा व्यवस्था में निम्नतम पायदान पर कौन है? ये अनुसूचित जातियां हैं जिन पर जाति व्यवस्था का कलंक थोपा जाता था, अछूत जातियां जिनको कहा जाता था। आज भी ये क्या है? ये निम्नतम पायदान पर स्थित है। इनकी आमदनी भी सबसे कम है। ये कृषि मजदूर हैं जो भूस्वामियों पर निर्भर हैं, बड़ा कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन मजदूरी इन्हें न्यूनतम से भी कम मिलती है। इनकी आय का जो स्तर है सबसे कम है। इनकी जागरूकता का स्तर सबसे कम है। इसीलिए ये संसाधनों के मामले में भी निम्नतम पायदान पर है। अवसरों को पहचानने और लाभ लेने के मामले में भी निम्नतम पायदान पर है। और जो है जागरूकता में भी ये निम्नतम पायदान पर है। और इनकी जो पहुंच है तो संसाधनों तक, अवसरों तक, वो सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा सीमित है। तो ये सबसे ज्यादा सीमित है। मजदूरी देखिए, नीचे के एरो का मतलब कम, कमी, घटाव, ह्रास, सिनाप्सिस की एक शैली होती है, तो इससे कम शब्द में लिखने पड़ते हैं। तो अनुसूचित जातियां, निम्नतम पायदान पर अनुसूचित जातियां हैं। ये कृषि मजदूर है जो मजदूरी के लिए भूस्वामियों पर निर्भर, कठिन परिश्रम इन्हें करना पड़ता, लेकिन मजदूरी न्यूनतम से भी कम मिलती है। इसीलिए संसाधनों तथा अवसरों की दृष्टि से भी ये निम्नतम पायदान पर उपस्थित है। अब लास्ट में हम निष्कर्ष कर देंगे। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जैसे हम जाति पदानुक्रम और शक्ति संरचना में नीचे की तरफ चलते जाते हैं, संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच सीमित होती जाती है। हाँ, कुछ अपवाद अवश्य दिखाई पड़ते, सही बात है। गांव में निचली जात का व्यक्ति भी हो, कोई आईएएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया, तो सारा खेल उसके परिवार का बदल गया, तो कुछ अपवाद हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये 12 नंबर का 200 शब्द का सवाल था। ये 200-220 शब्द के बीच है, तो इसमें और संक्षिप्तीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको देखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फुल आंसर आपका है।